Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. This is a very important video for CA Inter students November 23. Very quickly we will understand the agenda and the scope of discussion in this particular lecture so that you have a fair idea of what to expect and you can use it accordingly, right? So इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपका जो कंपनी लॉ का पोर्शन है, मतलब आपके 10 चैप्टर है, उसके अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट मिस्टेक प्रोन एरियाज है, जो मैंने एमसीक्यूज में भी टेस्ट किए थे लास्ट 2-3 मंथ्स वी हैव बीन रनिंग द एमसीक्यूज ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां से प्लस आपकी जो क्वेरीज आई पिछले 2-3 महीनों में बेस्ड ऑन द रिवीजन लेक्चर्स, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहां के अंदर एक कहते हैं ना एक छोटा सा कंपाइलेशन बनाया आपके लिए, एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स राइट फॉर कंपनी लॉ. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहां पे कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट का रिवीजन नहीं करवाने वाला, क्योंकि रिवीजन वीडियो नहीं है. हमारा टारगेट टाइम रहने वाला है 40 to 50 मिनट्स. तो मैं इसके अंदर सिर्फ वो एक पॉइंट टच करूंगा और आपको बताऊंगा कि सुनो यहां पे ये गलती मत करना, सुनो यहां पे ये गलती मत करना. सो यू विल हैव एन अ साइकोलॉजिकल एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये गलतियां हो सकती थी और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये चीज टेस्ट करी जा सकती है पेपर में. मैंने इसके अंदर क्वेश्चन बैंक में से भी पॉइंट्स उठाए हैं. तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दीज आर द क्रीम, जैसे कहते हैं ना, ये क्रीम वाले पॉइंट्स है जो आपको देखकर जाने ही है फॉर योर एग्जाम्स. सीए फाइनल के लिए भी पिछली बार डाला था और वो बहुत यूजफुल हुआ था. सीए इंटर वालों के लिए मैंने और भी बड़ा एक थोड़ा सा मतलब ज्यादा पॉइंट्स इसके अंदर मैंने रिकैप करवाए आपको. एंड वी विल स्टार्ट विद द कंपनी लॉ. एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, अदर लॉज में आपको एक चीज बता रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं. अदर लॉज के अगर आपकी रिवीजन वगैरह अच्छी नहीं हुई है या फिर कंसेप्ट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं, आप सिर्फ अदर लॉज का क्वेश्चन बैंक देखकर जाओ. किसी का भी क्वेश्चन बैंक आप अदर लॉज का देख के जाओ. हाई चांसेस आर कि उसके अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. ये वाला पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, आप इसका इनमें प्रिंट ले सकते हो सके तो 2 बार देखना ये वीडियो, बिकॉज ऑन योर डिमांड आई एम अपलोडिंग इट अर्लियर. ठीक है, तो आप इसको एग्जाम टाइम पे भी देखना एक बार. और ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे. वहां पे एमसीक्यूज भी सॉल्व हो रखे, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी है. So quickly let's start. चलो, CA इंटर कंपनी लॉ पॉइंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो चीजों को जरा कसेंगे, जो लूज पॉइंट्स होते हैं ना ये सारे हम यहां पे उसको कस देंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से. लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी. ध्यान रखना, जब हम एसोसिएट की बात करते हैं, दैट इज द एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन, तो सब्सिडियरी एसोसिएट नहीं होता है. सब्सिडियरी अलग से डिफाइंड है और एसोसिएट अलग से डिफाइंड है, बट एसोसिएट इंक्लूड्स जेवी. ये आपको पकड़ सकते हैं कहीं पे भी, अगर आपने एसोसिएट का प्रोविजन पढ़ा है तो वहां पे जेवी भी आपको लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मैक्स टू मैक्स लायबिलिटी कितनी रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए. इफ आई एम होल्डिंग द शेयर्स आई कैन बी आस्क्ड टू पे द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स. So if a share is of ₹10 जिसके ऊपर 7 रुपीज पेड अप है, तो मेरी मैक्स टू मैक्स लायबिलिटी ₹3 की होती है. और गारंटी में कितनी होती है, जितना अमाउंट अंडरटेक किया है टू पे इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. एक और चीज का ध्यान रखना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में ये अमाउंट कभी भी बुलवाया जा सकता है, बट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ये अमाउंट बुलवाया जा सकता है जो गारंटी का अमाउंट होता है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 41. उसके अंदर नॉर्मल तरीके से फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, बट इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी और आफ्टर दैट, देन इट विल एंड ऑन 31 मार्च ऑफ नॉट दैट ईयर बट नेक्स्ट ईयर. छोटा सा एग्जांपल है, अगर 6 सितंबर 21 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो इसका पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 22, और अगर 3 जनवरी 22 वो इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब 1 जन और आफ्टरवर्ड्स, इट विल नॉट एंड ऑन 31 मार्च 22, इट विल एंड ऑन 31 मार्च 23. प्लीज ये वाली गलती मत करना. सम अदर पीरियड which may not be the year, क्या वो भी फाइनेंशियल ईयर हो सकता है या नहीं हो सकता है? आंसर इज यस. लेकिन ये किनके लिए रहेगा? इट विल बी फॉर कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट जो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है बाहर के कंपनी का, और उसको कंसोलिडेशन करने के लिए कोई और पीरियड चाहिए. फॉर एग्जांपल जैन टू दिसंबर चाहिए, तो अगर उसको कोई और पीरियड चाहिए जो कि अप्रैल टू मार्च वाला नहीं है, क्या वो फाइनेंशियल ईयर हो सकता है? आंसर इज यस, बट अप्रूवल चाहिए रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का. नेक्स्ट चलते हैं फ्री रिजर्व्स. बहुत सारी जगह कंपनी लॉ में फ्री रिजर्व्स यूज करा गया. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 43. इट मींस द अमाउंट दैट यू कैन यूज टू पे द डिविडेंड्स. इसके एग्जांपल है जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. क्यों? क्योंकि ये खुद ही डिविडेंड के लिए यूज किया जाता है और कोई भी रिजर्व इसके अंदर नहीं आएगा जिसका कोई स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक पर्पस है. फॉर एग्जांपल डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये फ्री रिजर्व्स नहीं है. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45 जो आपको ऑलरेडी पता है. उसके अंदर ध्यान रखना, एक गवर्नमेंट कंपनी की होल्डिंग हम इसके अंदर नहीं देखते व्हेन वी कैलकुलेट 51% वाली बात. क्यों सर? क्योंकि उसके अंदर देखना होता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उनके कॉम्बिनेशन का होल्डिंग. बट एक गवर्नमेंट कंपनी की होल्डिंग तब रेलिवेंट हो जाती है जब वो मोर देन 50% हो. क्यों? क्योंकि वो सब्सिडरी का रिलेशन बन जाएगा. सो अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी. बट एक गवर्नमेंट कंपनी की होल्डिंग लेट्स से 5% है किसी और कंपनी में, तो उस कंपनी का जब हम स्टेटस निकालेंगे गवर्नमेंट कंपनी का, तो ये गवर्नमेंट कंपनी का जो 5% है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा. सिर्फ और सिर्फ किसका देखना है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. स्पीड थोड़ी तेज रहने वाली है, रिकैप करना, लगे
ज्यादा बढ़ रहा है तेज तो एक बार पॉज करना, रिकैप करना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है, और वीडियो को 2 बार देखना। शेयर्स और सिक्योरिटीज दोनों का मतलब बहुत डिफरेंट होता है, हालांकि अभी आप इतना इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, बट हो सके तो रिवीजन के टाइम ध्यान देना और उसको पेपर में अप्रोप्रिएटली यूज करना। नेक्स्ट, इसी तरीके से फाइन और पेनल्टी भी अलग अलग चीज होती है, लेकिन इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो डलवा रहा हूं 5-10 मिनट्स का, वो आप उसमें से देख लेना। अच्छा, ओपीसी का ध्यान रखना। ओपीसी मतलब सिर्फ 1 पर्सन इज अ मेंबर। कई बच्चे गलती करते हैं और बोलते हैं मिनिमम 1 पर्सन। नो, ओपीसी में एक ही मेंबर रहता है, सिर्फ एक ही रहता है, मिनिमम 1 नहीं, एक ही। सर प्राइवेट कंपनी अगर वो एक सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की तो इट विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। इस पॉइंट पे बहुत सारे प्रोविजंस बन सकते हैं, एमसीक्यू भी बन सकता है, गलतियां भी हो सकती है। ये चीज किसने बोली है? प्रोविजो टू सेक्शन 2 क्लॉज 71। 2 क्लॉज 71 क्या कहता है? डिफाइन करता है पब्लिक कंपनी को। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी होल्डिंग पब्लिक कंपनी है, दिस प्राइवेट कंपनी विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसके आर्टिकल्स में वो सेक्शन 2 क्लॉज 68 के रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन हो। क्लियर? चलो, एक चीज का ध्यान रखना, रिलेटिव का जो डेफिनेशन है जल्दी से बताओ किसके अंदर है। पार्टिसिपेट करो यार, रूम में बैठे हो अकेले, बोलो मेरे साथ। सेक्शन 2 क्लॉज 77 में उस रिलेटिव की डेफिनेशन में ध्यान रखना, स्टेप डॉटर रिलेटिव नहीं होती है, डॉटर होती है। सन वगैरह के केस में स्टेप सन, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप फादर, स्टेप मदर सब होते हैं, लेकिन स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है सेक्शन 2 क्लॉज 77 में। ओके, स्मॉल कंपनी को क्या डिफाइन करते हैं? 10 पॉइंट पे आ चुके हैं। स्मॉल कंपनी डिफाइन करी जाती है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, जिसके अंदर एक पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, ध्यान रखना। स्मॉल कंपनी में हम 2 लिमिट्स पढ़ते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल की और टर्नओवर की, 4 और 40 करोड़। वो दोनों कंप्लाई करना जरूरी है और नहीं एंड, दोनों कंप्लाई करना जरूरी है और नहीं एंड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो नोट दैट अ पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी अ स्टार्टअप। रिकॉग्नाइज स्टार्टअप की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना डीपीआईआईटी की, उसके अंदर पब्लिक कंपनी नॉट अलाउड। द ओनली फॉर्म्स अलाउड आर प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। बाकी सारी चीजें तो है ही, 10 इयर्स वाली बात, 100 करोड़ टर्नओवर वाली बात, इनोवेशन वाली बात, बट ध्यान रखना पब्लिक कंपनी यहां पे अलाउड नहीं है। अच्छा, क्या एक कंपनी इंडिया का सिटीजन हो सकती है? आंसर इज नो। सिटीजनशिप के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअली हो सकता है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 1 हमारा खत्म हो चुका है, चैप्टर 2 पे आते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, 12th पॉइंट। A company limited by guarantee, is it possible to have a share capital? Answer is yes, it is possible। और उस केस में ड्यूअल लायबिलिटी का केस बन जाता है। कैसे? एक तो गारंटी का अमाउंट और एक अनपेड अमाउंट ऑन शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विच आर फाइल्ड विद द रजिस्टर ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, क्या उसको हमें 8 साल के लिए प्रिजर्व करना है? आंसर इज नो। उसको आपको कंपनी के डिसोल्यूशन तक प्रिजर्व करना है। एमसीक्यू में गलती हो सकती है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स गलतियां होती है, ये सारे क्वेरीज बनते हैं, ये क्वेश्चन बैंक से उठाए गए, तो बहुत ही क्रीम वाले पॉइंट्स है, प्लीज ध्यान देना। कोई भी पॉइंट इसके अंदर हल्का नहीं है। ओके, मेंबर ऑफ ओपीसी या फिर नॉमिनी ऑफ अ मेंबर ऑफ ओपीसी, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, क्या? नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन। रेसिडेंट हो या ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कंफ्यूज किया जाएगा क्वेश्चंस के अंदर कि ये वहां की रेसिडेंट है, ये यूएस की रेसिडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचुरल पर्सन है और इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा मैं, इंडियन सिटीजन की बात कर रहा हूं, तो उस केस में दैट पर्सन कैन बी अ मेंबर, दैट पर्सन कैन बी अ नॉमिनी। क्या एक माइनर नॉमिनी बन सकता है? आंसर इज नो। अपार्ट फ्रॉम दैट ध्यान रखना, एक पर्सन एट वन टाइम मेंबर बन सकता है एक ओपीसी का, और नॉमिनी बन सकता है किसी और ओपीसी के किसी मेंबर का। दिमाग में क्वेरी आती है कि सर अगर उस मेंबर की डेथ हो गई जिसका मैं नॉमिनी हूं, तो ऐसा हो जाएगा कि मैं कुछ टाइम के लिए 2 कंपनीज में दो ओपीसीज में मेंबर बन जाऊंगा? आंसर इज यस। तो उस केस में आपको करेक्टिव एक्शन लेना है, मतलब एक कंपनी को छोड़ देना है विद इन 180 डेज। ये बात आपके ओपीसी के प्रोविजंस में आती है। ओपीसी का कन्वर्जन प्राइवेट और पब्लिक में हो सकता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में नहीं हो सकता। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? सर लाइसेंस्ड कंपनीज होती है, जो आपको एक और बात ध्यान रखना, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, प्रोहिबिट किया जाता है, एंड इट वर्क्स फॉर अपलिफ्टमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो वो सारी बातें चैरिटेबल वाली आती है। ओके, अगर सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस का रिवोकेशन हो तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है। क्या ये ऑर्डर किया जा सकता है कि आपका एमलगमेशन किया जाएगा? उस दौरान आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। सेक्शन 8 कंपनी का एमलगमेशन एक सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही होगा, प्लस एक और कंडीशन क्या है कि उस सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट्स सिमिलर होने चाहिए। मतलब एक कंपनी काम कर रही है लेट्स से वाटर प्रिजर्वेशन के लिए, और एक सेक्शन 8 कंपनी काम कर रही है अपलिफ्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर बैकवर्ड पीपल के लिए, इनका एमलगमेशन नहीं हो सकता। क्लियर? तो वर्ड्स क्या है? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। मैं सेम नहीं बोल रहा, कीवर्ड्स का ध्यान दो, यहां पे बच्चों गलती करते हैं और आपके नंबर कटते हैं। सो सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट,
रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जो आपका मेमोरेंडम में जाता है, हम 17 पॉइंट में है, उसके अंदर सिर्फ स्टेट का नाम दिया जाता है। अगर मैं पुणे से मुंबई ट्रांसफर हो रहा हूं तो उस केस में मेरा जो स्टेट क्लॉज है वो चेंज नहीं होने वाला है। आपको प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि आईसीए ने ये चीज टेस्ट करी थी। क्लियर। नेक्स्ट, सब्सक्राइबर टू एमओए हैज टू टेक मिनिमम 1 शेयर, उसको मिनिमम 1 शेयर लेना पड़ेगा। नेम क्लॉज के रिस्पेक्ट में यू ऑलरेडी हैव अ फेयर आइडिया कि सर वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, एग्जिस्टिंग कंपनी, वो सब ठीक है। उसके अंदर एक रूल 8 भी आता है जिसके अंदर बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी है, जैसे कमीशन वर्ड, बोर्ड वर्ड, वो सारे जो रूल 8 बी के नाम है ना, वो ऐसा नहीं है कि अलाउड ही नहीं है, वो ऐसा है कि अलाउड है सब्जेक्ट टू सीजी अप्रूवल। ठीक है, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं। नेक्स्ट, नेम रिजर्वेशन पीरियड बाय आरओसी इफ इट इज अ न्यू कंपनी 20 डेज, इफ इट इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी 60 डेज। नेक्स्ट, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, आपको पता होना चाहिए एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होते हैं, एंड तक गलतियां होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिस्पेक्ट में। नॉर्मली एक आर्टिकल को चेंज करने के लिए सेक्शन 14 के हिसाब से एसआर पास करवाना पड़ता है। मैं बोल सकता हूं कि मेरे आर्टिकल्स का ये वाला प्रोविजन एसआर से नहीं 90% अप्रूवल से पास होगा। एसआर में 75% होता है, मैंने बोल दिया 90% है, तो मैंने स्ट्रिक्टर प्रोविजंस बना दिए। क्या ये अलाउड है? आंसर इज यस। दो तरीके से बनाए जाते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, इधर ऑन द कंपनीज फॉर्मेशन और आफ्टर फॉर्मेशन वी आर गोइंग फॉर आर्टिकल अमेंडमेंट। अब वो जब आप आर्टिकल अमेंडमेंट करोगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टाइम आपने एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस नहीं डाले, आप अलग से कंपनी इनकॉर्पोरेट होने की बात कर रहे हो, तो उस केस में अगर वो एक पब्लिक कंपनी है तो आपको उस केस में एसआर पास करवाना पड़ेगा टू इंक्लूड एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। और अगर प्राइवेट कंपनी हो तो सारे के सारे मेंबर्स 100% मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए रहेगा। उस केस में आपको एसआर से काम नहीं चलेगा इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट, स्टेट चेंज एप्लीकेशन, जब आप आरडी को फाइल करोगे तो आरडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 60 डेज में डिस्पोज ऑफ करने की, ये अथॉरिटी के ऊपर टाइम लिमिट लगाई गई है। चेंज ऑफ आरओसी जुरिस्डिक्शन विद इन सेम स्टेट, तमिलनाडु के 2 आरओसी है, महाराष्ट्र के भी 2 आरओसी है, जैसे मुंबई आरओसी अलग है, पुणे आरओसी अलग है। तो प्लीज ध्यान रखना, ऐसा भी पॉसिबल है कि स्टेट सेम रह रहा है, मतलब मेरा मेमोरेंडम के अंदर स्टेट क्लॉज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आरओसी का जुरिस्डिक्शन चेंज हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस। उस केस में आप सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 लगाओगे, आप एसआर पास करोगे और आरडी की परमिशन लोगे, और जब आरडी के पास आप एप्लीकेशन फाइल करोगे वो 30 डेज में कंफर्म करेगा। आप मतलब कंपनी आरओसी के पास यही चीज 60 डेज में फाइल करेगी और आरओसी इस चीज को कंफर्म करेगा, सर्टिफाई करेगा विद इन 30 डेज। तो 30 60 30 का टाइम लिमिट मत भूलना। नेक्स्ट, सब्सिडियरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी, ये चीज हम पढ़ते हैं सेक्शन 19 में। ठीक है, तो सब्सिडियरी कंपनी होल्ड नहीं करेगी शेयर्स एक्सेप्ट इन 3 केसेस। क्या क्या थे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी, एंड व्हेन इट इज होल्डिंग शेयर्स बिफोर दिस रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी वाज फॉर्म्ड। अब बात आती है सर उसमें वोटिंग राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ट्रस्टी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह जब वो होल्ड कर रहा है तो वोटिंग राइट उसको मिलेंगे, लेकिन अगर वो रिलेशनशिप से पहले वाला जो शेयर्स होल्ड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसके वोटिंग राइट्स खत्म हो जाएंगे। इस चीज का गलती मत करना। नेक्स्ट, रूल नंबर 35 आता है विच टॉक्स अबाउट सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये काफी सारी जगह यूज होता है, जैसे हमारा विद रिस्पेक्ट टू नोटिस ऑफ एजीएम चैप्टर नंबर 7। तो प्लीज ध्यान रखना, डीम्ड इफेक्ट की, डीम्ड इफेक्ट मतलब हम मान लेंगे कि नोटिस सर्व हो चुकी है। इफ इट इज अ नोटिस ऑफ मीटिंग देन 48 आवर्स फ्रॉम द पोस्टिंग एंड एनी अदर केस मतलब अदर देन नोटिस ऑफ मीटिंग इट शैल बी डीम्ड एज इफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में जितना टाइम लगता है उतना यहां पे लगेगा और हम डीम्ड सर्विस मान लेंगे। आपको मेन इस चीज का ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है चैप्टर नंबर 7 में। आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे हो चैप्टर 7 में कहां यूज होता है, रिवीजन में भी मैंने बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमन सील और वेबसाइट ऑफ अ कंपनी मैंडेटरी नहीं है, तभी आगे लिखा होता है हर एक के जगह इफ एनी। लिस्टेड कंपनी में वो चीज मैंडेटरी हो जाती है, वेबसाइट वगैरह रखना। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको पता है क्या होता है, ठीक है, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बस ध्यान रखना कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट फॉर्जरी के केस में नहीं लगता। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स नॉट इनसाइडर्स, मतलब डायरेक्टर्स इस डॉक्ट्राइन का यूज नहीं कर सकते, एक आउटसाइडर फॉर एग्जांपल क्रेडिटर वो यूज कर सकता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्टर्स इस डॉक्ट्राइन का यूज करके अपनी लायबिलिटी बचाने की कोशिश कर रहे थे, नॉट अलाउड सर, नॉट अलाउड। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। जब प्रोस्पेक्टस आप निकालने वाले हो सबसे पहले आपको आरओसी को उसको डिलीवर करना पड़ता है फॉर फाइलिंग एंड देन द प्रोस्पेक्टस नीड्स टू बी इशूड विद इन 90 डेज ऑफ द डेट यू हैव डिलीवर्ड टू आरओसी फॉर फाइलिंग, अदरवाइज वो आपका इनवैलिड माना जा सकता है। रूल नंबर 9A व्हिच टॉक्स अबाउट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू 3 कंपनीज, निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी 2 clause 45 एंड अ होली ओन्ड सब्सिडरी। आगे बढ़े।
सेक्शन नंबर 32, सी 31 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कई कबार यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं और लिखते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स जो है वो फाइनलाइज नहीं है। ऐसा नहीं लिखना है कभी भी, आपको दो चीजें लिखनी है कि इसकी दो चीजें अनडिसाइडेड है, एक प्राइस पर सिक्योरिटी और एक नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, बाकी सब इसके अंदर डिसाइडेड होता है। तो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, वेग आंसर्स नहीं चलेंगे पेपर में। नेक्स्ट, मनी रेज्ड बाय प्रोस्पेक्टस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बाइंग, ट्रेडिंग और डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी। स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन किस पे है, रादर आई शुड से प्रोहिबिशन किस पे है, इक्विटी शेयर्स के रिस्पेक्ट में। कोई और कंपनी के डिबेंचर्स फिर भी खरीदे जा सकते हैं, ऑब्वियसली विल डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, बट यस यहां पे इक्विटी शेयर्स वर्ड यूज करा गया है। सेक्शन नंबर 40 विच टॉक्स अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसके अंदर सबको एक चीज कभी कभी बच्चा पे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि सर हमें सिर्फ एप्लीकेशन देनी है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। नो, आपको एप्लीकेशन भी देना है, आपको परमिशन भी ऑब्टेन करना है। अगर मैंने एनएससी और बीएससी को एप्लीकेशन फाइल करी और मुझे एनएससी ने मना कर दिया, तो यहां पे मैं सेक्शन 40 के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं कर सकता, मेरी गलती मानी जाएगी, क्योंकि मुझे दोनों जगह जहां मैंने एप्लीकेशन फाइल किया मुझे उनकी परमिशन ऑब्टेन भी करनी है। बोथ द थिंग्स नीड टू बी डन। आईसीए ने इसके ऊपर सवाल पूछा था। नेक्स्ट, अंडरराइटिंग कमीशन, इसके ऊपर बहुत बड़ी क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने उसको भी कवर किया है। शेयर्स के केस में आप अंडरराइटिंग कमीशन कितना दे सकते हो, लोअर ऑफ 5% ऑफ इश्यू प्राइस और आर्टिकल्स का रेट विच एवर इज लोअर। आर्टिकल्स अगर 4% कह रहा है तो आप 4% दोगे, आर्टिकल्स अगर 6% कह रहा है तो आप 5% दोगे। और इसी तरीके से डिबेंचर्स में लोअर ऑफ आर्टिकल्स का रेट और 2.5% ऑफ द इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस किसका सर, शेयर या डिबेंचर का। तो शेयर के केस में 5% और आर्टिकल्स, बोलो ना मेरे साथ, शेयर्स के केस में 5% और आर्टिकल्स का रेट विच एवर इज लोअर, डिबेंचर्स के केस में 2.5% और आर्टिकल्स का रेट विच एवर इज लोअर। सिविल लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 35, उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना, पर्सन जो आपसे क्लेम कर रहा है लायबिलिटी, वो उसका कोई लॉस होना जरूरी है। इफ द पर्सन हैज नॉट इनकर्ड और फेस्ड एनी लॉस और डैमेज, सेक्शन 35 हैज नो एप्लीकेबिलिटी। मैं सेक्शन 34 की बात नहीं कर रहा, मैं 35 की बात कर रहा हूं। 34 क्रिमिनल लायबिलिटी है, उसके अंदर ये सब नहीं देखना होता, मैं 35 की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट सेक्शन 447, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्रॉड। उसके अंदर आपको बेसिक पता है कि स्ट्रिक्टर प्रोविजंस कब लगते हैं, व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज मोर देन इक्वल टू 10 लाख और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर उससे छोटा फ्रॉड है तो सेकंड कंडीशन चेक करना मत भूलना कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर यह कंडीशन पूरी हुई इसके साथ साथ, तो आपकी लोअर वाली पनिशमेंट अप्लाई होती है। क्या, 5 ईयर्स तक की सजा, 50 लाख तक की फाइन और बोथ। क्लियर है बात। अच्छा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आईसीए ने सीए फाइनल में टेस्ट किया था, आपको भी टेस्ट किया जा सकता है। फ्रॉड की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, वहां पे एंड में जाके पता क्या लिखा हुआ है, वेदर और नॉट देयर इज एनी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो बच्चों को कैसे कंफ्यूज किया जाता है, आईसीए क्वेश्चन में लिख के देगा कि इस केस में रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस हुआ ही नहीं है, तो बच्चे लिख के आते हैं सर फ्रॉड हुआ ही नहीं, 447 लगेगा ही नहीं। सर बिल्कुल गलत हो जाएगा। फ्रॉड हो, सॉरी, रॉन्गफुल गेन हो, लॉस हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इंटेंशन गलत था, फ्रॉड 447 में आप पकड़े जाओगे। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 42 which talks about private placement offer, वहां पे एक नंबर दिया हुआ है 50 और प्रिस्क्राइब्ड, तो वो प्रिस्क्राइब्ड वाला नंबर हायर है, तो आपके लिए वही रेलिवेंट है। मैक्सिमम 200% इन वन फाइनेंशियल ईयर आप ये ऑफर कर सकते हो, और इस चीज का रेनंसिएशन पॉसिबल नहीं है। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर अगर सिद्धेश को आया तो सिद्धेश रमेश को नहीं दे सकता। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेक्शन 42 में जब प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर आता है तो आपको सिक्योरिटीज का जो अलॉटमेंट करना है उसके ऊपर टाइम लिमिट है। क्या, 60 डेज फ्रॉम द डेट यू रिसीव द एप्लीकेशन मनी। अगर आपने 60 डेज में नहीं किया तो आपको रिफंड करना पड़ेगा पैसा 15 डेज में, और अगर 15 डेज में आपने पैसा रिफंड नहीं किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा 12% पर एनम का। गलती के चांस यह हो जाते हैं कि ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब से देखनी है, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लगेगी फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, नॉट द 15 डेज। तो 60 डेज में आपको अलॉटमेंट करना था, नहीं किया तो 15 डेज में रीपे कर देना। 15 डेज में नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम, 12% पर एनम। पर कब से कैलकुलेट करना है, 60 डेज के एंड में। लॉजिकली नेचुरली बच्चा क्या कैलकुलेट करेगा, 15 डेज के एंड में, लेकिन आपको 60 डेज के एंड से ये कैलकुलेशन करनी है, इसलिए पॉइंट यहां पे उठाया गया है। नेक्स्ट, एक्शन अगेंस्ट मिस स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस तभी लिया जा सकता है अगर आपने सिक्योरिटीज परचेस करी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर कल को प्रोस्पेक्टस में गलती थी लेकिन मैंने प्रोस्पेक्टस के बेसिस में नहीं परचेस किया, मैंने सेकेंडरी मार्केट में परचेस किया कंपनी के लिस्टिंग के बाद, तो बाद में जाके मैं प्रोस्पेक्टस की गलती निकाल के कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके ऊपर एक केस लॉ था, पीक वर्सेस गरने, जो काफी बच्चों ने पढ़ा होगा, मेरे क्लास में भी मैंने रिवीजन में आई थिंक पढ़ाया था ये वाला, बट मटेरियल में नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं।
अच्छा, अगर आपको एक क्वेश्चन आया कि सर स्टेट वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं। सी, इरेगुलर अलॉटमेंट मतलब क्या, विच इज नॉट ए रेगुलर अलॉटमेंट। रेगुलर अलॉटमेंट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 23 पढ़ते हैं, सेक्शन 26 मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, सेक्शन 40 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ते हैं, मिनिमम एप्लीकेशन मनी पढ़ते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है कि यहां पे कोई भी गलती हुई दैट अमाउंट्स टू इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट आपको पता है क्या होता है, 5% आपको एप्लीकेशन के टाइम रिसीव करना है। 100 रुपए का शेयर है तो 5% मतलब उसका 5 रुपए आपको एप्लीकेशन के टाइम रिसीव करना है। एक क्वेश्चन आता है कि सर प्रोस्पेक्टस कभी ऑडियो या वीडियो फॉर्म में आ सकता है क्या? आंसर इज नो। सेक्शन 2 क्लॉज 70 ने क्लियरली बोला है कि एक प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आएगा। ये 1 मार्कर ट्रू फॉल्स एमसीक्यू कुछ ना कुछ आ सकता है। आगे बढ़े, चलो सर। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, लिमिट ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो आप डीवीआर वाले जो शेयर्स इशू करोगे उसके रिस्पेक्ट में जो वोटिंग पावर आएगी वो टोटल का मैक्स टू मैक्स 74% रह सकती है। प्लीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वैसे तो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स पे वोट कर सकते हैं जो उनका इंपैक्ट हो रहा है, कोई इंटरेस्ट या फिर वो कोई वाइंडिंग अप की बात चल रही है, लेकिन दे मे वोट ऑन ऑल द मैटर्स अगर उनका डिविडेंड आपने 2 साल या 2 साल से ज्यादा आपने उनका डिविडेंड पे नहीं किया तो। ठीक है, चलो। लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द लिमिट इज हायर ऑफ 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल इन अ ईयर एंड और वैल्यू ऑफ ₹5 करोड़ विच एवर इज हायर। तो प्लीज यहां पे मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, ये 1 साल की बात कर रहा हूं और इसमें से हायर की बात कर रहा हूं, लेकिन एक ओवरऑल लिमिट आती है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। लेकिन स्टार्टअप के केस में यहां पे गलती के चांस हो जाते हैं। स्टार्टअप के केस में दिस कैन बी मैक्स टू मैक्स 50% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड दैट टू अप टू 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 2 गलती के चांस बता रहा हूं, ये अप टू 10 years ही आपको एग्जेम्पशन मिल रही है क्या? 25 की जगह 50 मिल रहा है इंटू 2, और ये जो लिमिट कैलकुलेट हो रही है ये पेड अप कैपिटल के अगेंस्ट हो रही है, पेड अप इक्विटी के अगेंस्ट नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा वैल्यू आपके लिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि स्टार्टअप को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये गलती मत करना, यहां पे होती है गलती, बच्चे यहां पे इक्विटी लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल जब होता है उसके अंदर वन ऑफ द केसेस होता है कंसोलिडेशन और डिवीजन। अगर उस कंसोलिडेशन और डिवीजन में आपका परसेंटेज ऑफ वोटिंग, जो वोटिंग पावर है वो चेंज हो रहा है, इन दैट केस यू रिक्वायर अ प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। ये वाला पॉइंट बच्चे नहीं लिखते और उसकी वजह से नंबर कट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, सेक्शन नंबर 69। सेक्शन नंबर 69 टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में आपको ट्रांसफर तभी करना है व्हेन द सोर्स ऑफ शेयर्स बायबैक, जो हम बात करते हैं सेक्शन 68 में, इफ द सोर्स इज फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको एक जस्ट रिकैप करवा रहा हूं कि सोर्स 3 तरीके से हो सकते हैं, एक तो फ्री रिजर्व्स, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम और एक प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो अगर वो शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वाला जो है वो सोर्स है तो आपको यहां पे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों केसेस में आपको ट्रांसफर करना है। प्लीज ध्यान रखना, गलत कोट मत करना, क्योंकि सोर्सेस 3 है लेकिन ट्रांसफर 2 ही केसेस में चाहिए। प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन केसेस, ये सेक्शन नंबर 70 आता है। उसके अंदर वन ऑफ द पॉइंट्स है डिफॉल्ट इन डिपॉजिट इंटरेस्ट। अब डाउट आता है कि सर अगर हमने वो डिफॉल्ट ठीक कर दिया तो क्या हम इमीडिएटली बायबैक में जा सकते हैं? आंसर इज नो। जिस दिन आप ये डिफॉल्ट ठीक कर दोगे, लीगल टर्म्स उन्होंने क्या यूज करी है, सीज टू एग्जिस्ट, मतलब आपने डिफॉल्ट ठीक कर दिया तो उसके बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसके बाद आप बायबैक कर सकते हो। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 62 में इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द इशू ऑफ फर्दर शेयर कैपिटल। उसके अंदर एक बात आती है राइट शेयर्स की। उसके अंदर एनी शेयर होल्डर कैन नॉट बी इग्नोर्ड फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। सर समझ में नहीं आया। देखो, अगर एक कंपनी कह रही है हम बायबैक नहीं, हम राइट शेयर निकालने वाले हैं, तो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेंगे राइट शेयर की, भैया हम पहले आपको ऑफर कर रहे हैं, आपको अगर लेना है तो ले लो। अब उसके अंदर कंपनी कह रही है हम एक 1 ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर को एक्सक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे शेयर है। क्या ऐसा कंपनी कर सकती है? आंसर इज नो। इट कैन नॉट एक्सक्लूड एनी शेयर होल्डर व्हेन इट इज ऑफरिंग राइट शेयर्स फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। इसके ऊपर आईसीआई का एक सवाल था, आई थिंक 1.5 साल पहले कोई अटेम्प्ट में था। ठीक है, आगे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल में जमीन आसमान का फर्क है। बच्चे कभी कभार इधर उधर यूज कर देते हैं और अगर एग्जामिनर अजीब मिल गया तो आपके नंबर काटेगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज डेल्ट इन अंडर सेक्शन नंबर 66, जिसके अंदर आपका एक्चुअल इशूड कैपिटल कम हो रहा है, और डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल में आपका ऑथराइज्ड कैपिटल कम हो रहा है। इसके अंदर एज सच कोई फर्क क्रेडिटर्स वगैरह को नहीं पड़ रहा है। दिस इज डेल्ट इन सेक्शन नंबर 61। आगे बढ़ते हैं सर, सेक्शन नंबर 67 सब सेक्शन 3 क्लॉज नंबर सी। 67 में हम बेसिकली क्या बात करते हैं कि एक कंपनी को बोला जाता है कि भैया आप
आप जो है अपने शेयर्स परचेस करवाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन नहीं दे सकते, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर सी में। उस एक्सेप्शन में क्या दिया जा रहा है कि द कंपनी कैन गिव दिस काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स एम्प्लॉइज, और उसके लिए 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। क्या? वो जो एम्प्लॉई है वो कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए, मतलब एक्स लिमिटेड अगर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है तो वो एम्प्लॉय एक्स लिमिटेड का होना चाहिए, प्लस वो डायरेक्टर या केएमपी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल एम्प्लॉय होना चाहिए। सेकंड, वो जो मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब जो पैसा दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा किसी भी फॉर्म में, उसकी लिमिट पता है क्या है? उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की 6 मंथ्स की सैलरी। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस क्यों दिया जा रहा है? सो दैट ही कैन बाय फुल्ली पेड अप शेयर्स, नॉट पार्टली पेड अप शेयर्स, फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी और द होल्डिंग कंपनी। तो एक्स लिमिटेड के शेयर या एक्स लिमिटेड की होल्डिंग के शेयर परचेस करने के लिए किसको दिया जा रहा है? एक्स लिमिटेड के एम्प्लॉय को, जो कि डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है। और कितना दिया जा रहा है? मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स। यहां पे काफी सारे एमसीक्यूज और छोटी छोटी बातें, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बन रखे हैं, ठीक है? तो प्लीज ध्यान रखना, होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय जो है वो कंपनी का रहना चाहिए। अच्छा, डीआरआर और डीआरआई प्लीज अलग अलग चीजें। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, या जिसको कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, ये अलग अलग चीजें हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है कि अगर मेरा लेट से ये ईयर है 31 मार्च 21 और अगला ईयर है 31 मार्च 22, तो 31 मार्च 22 के टाइम मेरे जो भी डिबेंचर्स मैच्योर हो रहे हैं वो एक साल पहले, मतलब इन द 21, पिछले साल में 21 में, मैं 30 अप्रैल 21 तक उसका 15% जो है वो इन्वेस्ट कर दूंगा। क्या आपको बात समझ में आई है? अगले साल मेरे एक्स रुपीस का डिबेंचर मैच्योर हो रहा है, उसका 15%, 15% मैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं एक छोटी सी चीज। मैंने स्क्रीन के सामने ओपन किया है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का एक बहुत ही क्लियर कंसाइज चार्ट। ये मेरे नई बुक का है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको यूट्यूब वीडियो को पॉज करना है, इस पूरे को रीडिंग मारना है, इंश्योर करना है कि आपको सब क्लियर है ना, और आगे बढ़ना है, ठीक है? क्योंकि रिविजन वगैरह में मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, और स्टिल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं एक एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए कि आप 1 मिनट का समय लो, वीडियो को पॉज करो और मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप इसको रीड करके आगे बढ़ना, ठीक है? ओके, आई होप यू हैव सीन इट। और ये होता है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 30 अप्रैल तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कहां इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी आपको एक बार रीड करना है, तो आप कर सकते हो, बाकी ऐसा अभी जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट आता है सर चैप्टर नंबर 5, डिपॉजिट्स। प्लीज ध्यान रखना, सबसे पहले डिपॉजिट्स का बेसिक्स दिमाग में रखो। कोई भी कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है, लेकिन सारी कंपनीज पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती, उसके लिए उसको एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसीट ऑफ मनी, पॉइंट नंबर 54। मैं एक्चुअली चैप्टर 6 जो है वो मैंने पहले ले लिया था, तो चैप्टर 5 पहले हम कर रहे हैं। 54th पॉइंट, रिसीट ऑफ मनी फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। सी, डिपॉजिट्स के केस में जो आपको पता है ना, स्टार्ट में एक पार्ट आता है, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, स्टार्ट में एक पोर्शन आया होगा इन विच वी टॉक अबाउट व्हाट अमाउंट्स आर डिपॉजिट एंड व्हाट आर नॉट। उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से 2 बार रीड करके जाना, वहां से आने के बहुत हाई चांसेस है, ठीक है? डिपॉजिट है या नहीं है, इसके बहुत हाई चांसेस है एक क्वेश्चन बनने के, ठीक है? सो इफ देयर इज सम रिसीट ऑफ मनी फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, इज इट अ डिपॉजिट? इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, आंसर इज यस, इट इज अ डिपॉजिट। इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी, इट इज नो, इट इज नॉट अ डिपॉजिट, प्रोवाइडेड वो एक डिक्लेरेशन देगा, क्या? कि ये पैसा सर मेरा खुद का है, ये लोन बोरोइंग का नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा हूं। तो ये रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर वाला जो एग्जाम्पशन है, ये प्राइवेट कंपनी के केस में दिया गया है। सर एग्जाम्पशन क्यों कह रहे हो? अरे डिपॉजिट का धब्बा लग गया, टैग लग गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत प्रोविजन कंप्लाई करवाने पड़ते हैं, क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है, 50 चीजें उसके अंदर आ जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक स्टार्टअप अगर कोई अमाउंट रिसीव कर रही है तो उसके केस में वो डिपॉजिट नहीं है अगर ये 4 कंडीशंस कंप्लाई हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इफ दीज 4 कंडीशंस आर कंप्लाइड, डिपॉजिट का धब्बा या डिपॉजिट का टैग जो है वो बच जाओगे। क्या? सबसे पहले आपको अमाउंट रिसीव करवाना है मिनिमम ₹25 लाख और मोर। सेकंड कंडीशन है उसका मोड ऑफ रिसीट। मोड ऑफ रिसीट शुड बी अ कन्वर्टिबल नोट। कन्वर्टिबल नोट मतलब इट इज कन्वर्टिबल इनटू एन इक्विटी शेयर और इट इज रीपेबल विद इन 10 years फ्रॉम द रिसीट ऑफ मनी, और वी कैन से द इशू ऑफ कन्वर्टिबल नोट। नेक्स्ट, इट शुड बी रिसीव्ड इन सिंगल ट्रांच। सिंगल ट्रांच मतलब ऐसा नहीं कि 25 लाख, 10 लाख और 15 लाख आ रहा है, नो, एक ही बारी में 25 लाख या 25 लाख से ज्यादा हमारे अकाउंट में रिसीव हुआ, और रिसीव हुआ ये एक सिंगल पर्सन से, क्योंकि वर्ड यूज्ड इज अ पर्सन। इसके ऊपर काफी सारे आईसीआई के क्वेश्चंस है, यहां से दोबारा एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात आती है सर डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट की।
अगेन ये डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट की ड्यू डेट का जरा ध्यान रखेंगे। ये रहा मेरा 31 मार्च 21 और ये रहा मेरा 31 मार्च 22 और ये रहा मेरा 31 मार्च 23। तो अगले साल का लेट से मेरा डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है एक्स, तो उसके एक साल पहले मैं एक्स का 20% इन्वेस्ट कर दूंगा। ये ऊपर वाले की तरह नहीं है, ऊपर वाले की तरह मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन फंड की तरह नहीं है, यहां पे साल बदल रहा है। ठीक है, 31 मार्च 22 के बाद ये अगला 31 मार्च 23 है, क्योंकि अगर आप लॉ पढ़ोगे अपने नोट्स में तो यहां पे वर्ड यूज करा गया फॉलोइंग ईयर, तो फॉलोइंग ईयर मतलब वो अगला साल हो जाता है। अगर यही हम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड की बात कर रहे होते तो वो 31 मार्च 23 नहीं 22 होता। क्लियर? सो प्लीज गलतियां मत करना, और यहाँ पे 20% आपको वो है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में डालना है और इंश्योर करना है कि इतना हमेशा बैलेंस मेंटेन हो। एक और चीज का ध्यान रखना, अगर कोई डिपॉजिट जॉइंट नेम में रिसीव किए जा सकते हैं, इसके ऊपर आईसीए ने एक सवाल पूछा था, आंसर इज यस, रिसीव किए जा सकते हैं, बट मैक्स टू मैक्स 3। तो आपको दिया जाएगा एक पर्सन है, लेट्स से मिस्टर एक्स, वो अपने और अपने स्पाउस एंड अपने 2 बच्चों के नाम पे डिपॉजिट देना चाहता है, 4 जनों के नाम पे, आंसर इज नो, मैक्स टू मैक्स 3 जनों के नाम पे डिपॉजिट लिया जा सकता है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, डिपॉजिट्स की एक समरी बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर बहुत क्वेरीज रहती है। तो अगेन आप वीडियो को पॉज करोगे, एक बार रीड करोगे, रिवीजन में मैं करा चुका हूं और इस नोट को शायद मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। बट यस, ये आपको वीडियो पॉज करना है और इस बार क्विकली जो है इसको देख लेना है, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप इन 40-45 मिनट्स में पूरा का पूरा जो एक मेजर पोर्शन कंपनी लॉ के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो ये एलिजिबल कंपनी विच इज अ गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट के केस में ध्यान रखना, मेंबर से और पब्लिक से टोटल 35% की लिमिट लगती है, फ्रॉम 35% ऑफ व्हाट पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये गवर्नमेंट के केस में थोड़ा अलग रहता है हिसाब। बाकी यहां पे जो मैंने दिया हुआ है, प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप इधर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, और इट फुलफिल्स दोस 3 कंडीशन। ये 3 कंडीशंस का जस्ट रेफरेंस दिया है, क्या? इट इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ एनी अदर कंपनी, प्लस उसकी बोरिंग्स की एक लिमिट याद है, ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉडी कॉर्पोरेट। एंड थर्ड कंडीशन, इन्हीं बोरिंग्स के रिस्पेक्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो इनके जो मेंबर्स के साथ, सर ऐसा क्यों लिखा मेंबर, यहां पे पब्लिक क्यों नहीं लिखा? अरे ऐसे मत करो भैया, प्राइवेट कंपनी क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट उठा सकती है? नहीं। एलिजिबल कंपनी कौन बन सकती है? सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक कंपनी बन सकती है। ठीक है, तो यहां पे इसलिए सिर्फ मेंबर्स के साथ लिमिट है, और वो भी क्या लिमिट है? कोई भी लिमिट नहीं है, प्रोवाइडेड आप ये कंडीशंस कंप्लाई करो, या तो आप एक स्टार्टअप हो फॉर 10 ईयर्स, या तो आप ये 3 कंडीशन कंप्लाई करो। तो प्लीज इसको एक बार रीड कर लो, यहां से आपको पूरा एक समरी बन जाएगी। क्लियर? आगे बढ़े, चलो चैप्टर 5 एक हमारा बीच में, चैप्टर 5 हमारा हो चुका है। चैप्टर 6 चार्ज। सी चार्ज क्या होता है? बेसिकली आपको पता है कि हमने कोई लोन वगैरह लिया है तो हमने एक चार्ज क्रिएट किया, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। सर इज इट मैंडेटरी टू रजिस्टर द चार्ज? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया तो चार्ज होल्डर रजिस्टर कर सकता है? आंसर इज यस। ये सारी बातें हमने पढ़ रखी है। अब एक क्वेश्चन आता है, सर इंटेंजिबल एसेट्स, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, इनके ऊपर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि सेक्शन नंबर 77 में ये चीज बोली गई है, असेट्स और आगे और अदरवाइज, मतलब टेंजिबल असेट्स और अदरवाइज, तो अदरवाइज मतलब इंटेंजिबल पोर्शन भी यहां पे कवर किया जा सकता है। अब बेसिक टाइम लिमिट टू रजिस्टर चार्ज 30 + 30 + 60। ऑब्वियसली आप यहाँ पे एडिशनल फीस दोगे और यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से एड वैल्यूरम फीस दोगे। आई होप यू आर एबल टू रिकैप। तो 30 + 30 + 60, तो टोटल कितना बनता है? 120 दिन, 120 डेज। ये थे हमारे बेसिकली अभी तक चैप्टर नंबर 6 तक के पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते चैप्टर नंबर 7 की तरफ। हाँ जी, चैप्टर नंबर 6 तक हो चुका है। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7। और इससे पहले आपको ये लग रहा होगा कि सर ने ये टी शर्ट कैसे चेंज कर ली है और क्यों करी है, तो वो थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था, मे बी वीडियो में इतना विजिबल नहीं था, बट वो मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था सामने स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग होते वक्त, सो आई थॉट कि उसको चेंज करके अब आते सर मुद्दे पे। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इन सबके रिविजन लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि मेरा ढंग से नहीं हुआ है, आप प्लीज रिविजन लेक्चर्स जरूर रेफर करना, उसके अंदर सारी चीजें जो है वो डिटेल में डिस्कस करी गई है। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 88 में बात करते हैं रजिस्टर की। किस किस के सर? मेंबर्स, डीएच और ओएसएच। डीएच मतलब डिबेंचर होल्डर, ओएसएच मतलब अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। क्या वो रजिस्टर हम फॉरेन रजिस्टर मतलब बाहर मेंटेन कर सकते हैं? आंसर इज यस, बट ओनली एंड ओनली विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स डीएच और ओएसएच हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो इफ समवन इज रिसाइडिंग इन इंडिया, उसका डेटा फॉरेन रजिस्टर में मेंटेन नहीं किया जा सकता, उसका इंडिया वाले रजिस्टर में ही मेंटेन किया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल रजिस्टर। नेक्स्ट, एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी
बेनिफिशियल ओनरशिप, ये अपने आप में इतना गहरा कंसेप्ट है, 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है नॉर्मल क्लास में। प्लीज अंडरस्टैंड कि इसको 2 तरीके से डिफाइन करा गया है। एक डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन नंबर 90 कंपनीज एक्ट, और एक करा गया एसबीओ रूल्स के अंदर। एसबीओ रूल्स वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पहले आप समझ लो कि उसके अंदर 4 चीजें आती है। एक, मिनिमम 10% ऑफ शेयर्स और मिनिमम 10% ऑफ वोटिंग राइट्स और मिनिमम 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड इन 1 फाइनेंशियल ईयर और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। ये चारों तो सर हमें पता है। इसके अंदर ऐसी बात क्या थी जो आपको यहां पे लिखनी पड़ गई? आंसर इज कि ये जो होल्डिंग्स है या फिर ये जो ओनरशिप है ये कैसे है। 3 केसेस आर पॉसिबल। डायरेक्ट है, मतलब 100% डायरेक्ट अगर मैंने होल्ड किया हुआ है। एक 100% इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या होता है मैं अभी डिटेल में नहीं जा सकता, बट आई होप आपको वो रिवीजन लेक्चर याद है या फिर आपने जहां से पढ़ा है वो चीज आपको याद है कि सर जैसे अगर मैंने कंपनी के थ्रू होल्डिंग कर रखी है, पार्टनरशिप फर्म के थ्रू होल्डिंग कर रखी है, तो दैट इज काइंड ऑफ अ केस ऑफ इनडायरेक्ट होल्डिंग। सो 3 केसेस आर पॉसिबल, इधर इट इज अ डायरेक्ट होल्डिंग और इट इज एन इनडायरेक्ट होल्डिंग और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होल्डिंग। एसबीओ के अंदर अगर कोई चीज डायरेक्ट है तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। मतलब अगर 100% डायरेक्ट होल्डिंग है तो एसबीओ के अंदर कोई डिक्लेरेशन नहीं जाता, बैन वन वगैरह कुछ भी फाइल नहीं किया जा सकता, कोई मतलब जरूरत नहीं होती, एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। एसबीओ की बात कब आती है? जब होल्डिंग पूरी की पूरी इनडायरेक्ट है या फिर कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। ये वाली बात बहुत बच्चे भूल जाते हैं, प्लीज इसको मत भूलना, ये एमसीक्यू में भी पकड़ी जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं सर सेक्शन नंबर 91 पॉइंट नंबर 60, क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर। उसके रिस्पेक्ट में टाइम लिमिट 2 लर्न करनी है आपको। एक एट ए टाइम कितने टाइम के लिए आप, हाउ मेनी डेज यू कैन क्लोज द रजिस्टर, और एक इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर 45 डेज और एट वन टाइम मैक्स टू मैक्स 30 डेज। ठीक है, इसके पीछे भी एक लॉजिक रहता है, अभी जरूरत नहीं है याद रखने का। तो 30 और 45 डेज आपको लर्न करना है, एमसीक्यू में डायरेक्ट आ सकता है। सेक्शन नंबर 92 में एनुअल रिटर्न का एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, लेकिन ये सारी कंपनीज को नहीं चाहिए होता है। किन कंपनीज को चाहिए होता है? एक लिस्टेड कंपनी को एंड एक ऐसी कंपनी को, मैं पब्लिक कंपनी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं ऐसी कंपनी। सो दिस कैन बी अ प्राइवेट एज वेल एज अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ है और नॉट एंड, दोनों में से एक कंडीशन, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ और टर्नओवर उसका 50 करोड़ है। ऑब्वियसली हम लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की सारी डिटेल्स चेक करेंगे और सीएस इन प्रैक्टिस इस चीज में सर्टिफाई क्या करके देगा? वो करके देगा दैट यस, ऐसे कंपनी के केस में द एनुअल रिटर्न डिस्क्लोजेस द फैक्ट्स करेक्टली एडिक्वेटली एंड द कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। जनरल मीटिंग का जो नोटिस है दैट इज कितने दिन का देना होता है? सर ये तो हमें पता ही है, सब कुछ इतनी बार कर चुके हैं। 21 क्लियर डेज। 21 क्लियर डेज मतलब यू हैव टू एक्सक्लूड 2 डेट्स। कौन कौन से? सर डेट ऑफ मीटिंग एंड द डेट ऑन विच द नोटिस इज सर्व्ड। द नोटिस इज सर्व्ड। मैं सर्व्ड के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि कभी कभार गलती हो जाती है कि आपको पेपर में दिया जाता है द डे द नोटिस इज पोस्टेड। नो, पोस्टेड वाले से हमें मतलब नहीं है। द डे द नोटिस इज सर्व्ड वो आपको एक्सक्लूड करना है। इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर आपके पास डेट ऑफ नोटिस सर्व दिया हुआ है उसके अंदर 22 ऐड कर देना। दैट शुड बी माय द डेट ऑफ द मीटिंग, जो आप अर्लीस्ट रख सकते हो एज पर कंपनीज एक्ट। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। आप सीधा 22 ऐड कर सकते हो, आप चेक कर लेना। और अब हमने इसको रिवीजन में भी लिया था। ठीक है, चलो सर 21 क्लियर डेज से अगर मुझे शॉर्टर नोटिस जानी है तो क्या मैं कर सकता हूं? आंसर इज यस। उस केस में आपको कंसेंट चाहिए रहेगा और कंसेंट कितना चाहिए वो डिपेंड करता है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एजीएम और ईजीएम, बिकॉज जनरल मीटिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एजीएम में यू रिक्वायर मिनिमम 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट एंड इफ इट इज अ केस ऑफ ईजीएम, अगर उस केस में कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो ईजी है सर, 95% वोटिंग पावर। लेकिन अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो ड्यूअल कंडीशन मीट करनी पड़ती है। एक तो 95% वोटिंग वाली और एक वो जो वोट कर रहे हैं दैट शुड बी मेजॉरिटी इन नंबर। मतलब अगर एक पर्सन के पास 95% वोटिंग पावर है तो वो यहां पे काम नहीं चलेगा। टोटल का वो जो नंबर है, नंबर ऑफ पीपल हु आर वोटिंग, वो मेजॉरिटी में चाहिए, मतलब मोर देन 50%, और उनका वोटिंग चाहिए मिनिमम 95%। दिस इज अ ड्यूअल कंडीशन व्हेन व्हाट इज द केस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? नॉर्मल 21 दिन का नोटिस भेजना होता है। 21 दिन से छोटा भेजने के लिए कंसेंट चाहिए होता है। ये हम कंसेंट की बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईजीएम एंड द कंपनी हैज शेयर कैपिटल। बहुत ही स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पे थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज कराया है। क्लियर है बात? ओके। यहां वाले में एक और चीज का ध्यान रखना, सर्व्ड वाले में मैंने इसको लिंक किया था चैप्टर नंबर 2 रूल नंबर 35 से। अगर आपके पास दे रखा है द डेट द नोटिस इज पोस्टेड, तो उसके बाद हम देखते हैं 2 दिन, हम 2 डेज का एक अजम्पशन लेते हैं रूल नंबर 35 में चैप्टर नंबर 2 में कि 2 दिन बाद वो चीज सर्व हो जाएगी और फिर उसके आगे आपको 21 दिन का क्लियर डेज रखना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है?
आई होप यू आर एबल टू लिंक दिस। ये मैंने आपको बताया था उस टाइम भी कि चैप्टर 7 में बहुत काम आता है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर है। मैंने देखा है बच्चों का कभी कभार ये चीज गलती हो जाती है, तो प्लीज समझ लो ऑर्डिनरी बिजनेस 4 ही होते हैं जो एजीएम के अंदर रखवाए जाते हैं। तो एजीएम के अंदर अपार्ट फ्रॉम दीज 4 अगर कुछ भी हो रहा है दैट इज अ स्पेशल बिजनेस, और ईजीएम के अंदर कुछ भी करवा लो दैट इज अ स्पेशल बिजनेस। क्या ये बात क्लियर है? 4 कौन कौन से मैटर होते हैं एजीएम के अंदर? कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। ये डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, फाइनल का है। आपके कोर्स में 139(2) है, दैट इज ऑडिटर रिटायरमेंट, मतलब ऑडिटर रोटेशन, लेकिन ये रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एंड उनका रेम्युनरेशन। तो दीज 4 मैटर्स हेल्ड एट एजीएम आर ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस एज पर कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? ओके। जनरल मीटिंग के कोरम तो आपको पता है, प्राइवेट के केस में मिनिमम 2 पर्सनली प्रेजेंट, पब्लिक के केस में डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स 5, 15, 30, वो सारी बातें आपको पता है। तो बात क्या समझनी है आपको कि आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर्स। तो ऑलवेज क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना कि आर्टिकल आपको कोई हायर नंबर तो नहीं दे रहा है ना, अगर दे रहा है तो वो आपको कंप्लाई करवाना पड़ेगा। प्लस ध्यान रखना आप जिनको कोरम के अंदर गिन रहे हो दे शुड बी एंटाइटल्ड टू वोट। इफ देयर इज सम मेंबर हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, उसका हमारे कोरम के लिए और मीटिंग के लिए कोई काम नहीं है। सेक्शन नंबर 105 talks about proxy. Can a proxy have a right to speak? Answer is no. Can he vote? अब डिपेंड करता है कि वोट किस पे हो रहा है। आपको पता है ना जनरल मीटिंग में 2 तरीके की वोटिंग होती है, एक होता है शो ऑफ हैंड्स और एक होता है पोल। मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में? पोल के अंदर आपकी वोटिंग कितने नंबर ऑफ शेयर से वोटिंग पावर क्या है ये रेलिवेंट रहता है। अब शो ऑफ हैंड्स के अंदर रेलिवेंट नहीं रहता है, चाहे मेरे पास 100 शेयर हो चाहे मेरे पास 1 शेयर हो, जब मैं बाय शो ऑफ हैंड्स वोट करूंगा तो मेरा एक ही वोट काउंट किया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं प्रॉक्सी को हम कौन सा राइट टू वोट दे रहे हैं। अ प्रॉक्सी कैन वोट ओनली एंड ओनली ऑन अ पोल, नॉट ऑन शो ऑफ हैंड्स, एंड ही डज नॉट हैव एनी राइट टू स्पीक। दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, सेक्शन नंबर 105 इज एप्लीकेबल ऑन अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल ओनली एंड ओनली इफ द आर्टिकल्स प्रोवाइडेड। मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी का शेयर कैपिटल अगर नहीं है मतलब कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, प्लस ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल इट मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। तो मेन बात क्या है, कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, ऐसी कंपनी के ऊपर सेक्शन 105 प्रॉक्सी तभी लगेगा जब उसके आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हो। क्या बात क्लियर है? प्रॉक्सी की आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए कि एक बंदा प्रॉक्सी, एक पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं प्रॉक्सी कितने जनों के लिए बन सकता हूं, तो उसके अंदर आपको 2 लिमिट्स पढ़नी है। मैक्स टू मैक्स मैं 50 जनों के लिए बन सकता हूं, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे वोटिंग पावर भी ध्यान देना है कि मैं मैक्स टू मैक्स 10% वोटिंग पावर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब दिमाग में क्वेरी आ सकता है कि सर एक है मिस्टर एक्स के पास 15% वोटिंग पावर है और वो मुझे प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है, तो उस केस में ये वाली लिमिट तो मेरी कंप्लाई हो जाएगी क्योंकि मैं तो एक ही के लिए अपॉइंट हो रहा हूं, लेकिन ये 10% वाली तो ब्रीच हो जाएगी। तो इसका एक एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दिया आपको लॉ ने बोला कि अगर सिंगल पर्सन का ही मोर देन 10% वोटिंग है एंड इफ दैट पर्सन इज अपॉइंटिंग समवन एज अ प्रॉक्सी, आई कैन वेरी वेल बी अपॉइंटेड बाय इन दिस पर्टिकुलर केस, बट ऑब्वियसली मैं और किसी के लिए प्रॉक्सी नहीं बन पाऊंगा। क्या बात क्लियर है? आगे आते हैं, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत बच्चों की गलती होती है और ये क्वेश्चन बैंक में भी हम हमेशा कवर करते हैं। सेक्शन नंबर 106 टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स इन 2 स्पेसिफिक केसेस। क्या क्या? अगर आपके कॉल्स अनपेड है, आपके कॉल्स मतलब जो कॉल मनी होता है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, वो अनपेड है शेयर के ऊपर और कंपनी आपसे बुला चुकी है, या फिर कंपनी ने आपके शेयर्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज किया है, तो क्या इन दोनों केसेस में 100% वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट करी जाएगी? आंसर इज नो। यही मेन बात आपको याद रखनी है। इन 2 केसेस के अंदर अब जाके हम चेक करेंगे कि क्या कंपनी के आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं क्या। मतलब जस्ट बिकॉज ये दोनों केस लग गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। मैं कह रहा हूं ये दोनों केसेस के अंदर आर्टिकल्स बोल सकते हैं कि नाउ one of these cases has happened and now we are restricting the voting right, उस केस में रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी फोकस्ड अपॉन, इन दोनों के सिवाय कोई और ग्राउंड क्या आर्टिकल्स लिख सकता है? आर्टिकल्स कह देगा कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपके वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट कर देंगे? आंसर इज नो। तो बात क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों मैटर्स के ऊपर ही वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और कब? जब आर्टिकल्स में ये बात लिखी हो। नेक्स्ट, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, सेक्शन नंबर 108, ये किन के लिए लगता है? एक ऐसी कंपनी जिसके मिनिमम 1000 मेंबर्स हो, मैंने मेंबर वर्ड यूज किया है, एंड एक ऐसी कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हो। मतलब ये 2 केस बन रहे हैं। क्या इसके अंदर प्राइवेट कंपनी आ सकती है? आंसर इज नो। क्यों सर, यहां पे तो लिखा नहीं है। अरे खुद दिमाग लगाओ ना, प्राइवेट कंपनी के क्या इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हो सकते हैं? आर्टिकल्स में मना किया होता है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 डेफिनेशन के ऊपर जाके देख लो। आप बाहर से पैसा नहीं मंगवा सकते। एंड क्या एक प्राइवेट कंपनी के 1000 मेंबर्स हो सकते हैं? 200 की लिमिट भूल गए सेक्शन 268 में? तो सारी चीजें प्लीज लिंक करके पढ़ना, और ये दोनों केसेस के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक मींस का जो है वो प्रोविजन देना पड़ता है। डिमांड फॉर पोल, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी डिमांड फॉर पोल किया
किया जाता है। कैन इट बी विड्रॉन? आंसर इज यस। कैन इट बी विड्रॉन? आंसर इज यस। और दूसरी चीज कि सर अगर शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट आया ऑन डिक्लेरेशन, बिफोर डिक्लेरेशन या ऑन डिक्लेरेशन भी हम डिमांड फॉर पोल कर सकते हैं। आंसर इज यस। क्लियर? ओके, सो द पॉइंट टू बी फोकस्ड अपॉन इज कि सर अगर डिमांड फॉर पोल आया तो कब लेना है। दो मैटर्स बता रहा हूं, एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। इन दोनों मैटर्स के रिस्पेक्ट में आपको इमीडिएटली वर्ड यूज करना है। लॉ ने क्या यूज किया? इमीडिएटली आपको पोल ले लेना है। और बैलेंस मैटर्स के रिस्पेक्ट में 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है फ्रॉम द टाइम द पोल इज डिमांडेड वैलिडली। ठीक है, चलो सर फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको 9 मंथ्स दिए जाते हैं फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, व्हाट इज द यूजुअल टाइम? अच्छा, ये ना एक स्पेसिफिक सा क्वेश्चन था, ये आपके क्वेश्चन आईसीए ने आपसे एक सवाल पूछा था कि यूजुअल टाइम फॉर मेकिंग द एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स डीएच और ओएसएच इज 7 डेज फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड और द कमिटी देयर ऑफ, जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल 88 में। और उसके आगे क्वेश्चन में लिखा गया था कि देयर आर सर्टेन इवेंट्स ऑन हैपनिंग ऑफ विच एंट्रीज कैन बी मेड इवन आफ्टर 7 डेज, व्हाट आर दोज इवेंट्स? तो यहां पे थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल बन जाता है। आपको दो चीजें लिखनी है, रूल नंबर 5 सब रूल 7 एंड रूल नंबर 5 सब रूल 8। सब रूल 7 क्या था? अगर एक कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड है एंड देन द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेज चार्ज और लियन क्रिएटेड बाय द प्रोमोटर्स विद रिस्पेक्ट टू दोज सिक्योरिटीज, यू हैव टू मेक एन एंट्री विद इन 15 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। यहां पे 7 डेज का टाइम लिमिट नहीं है, 15 डेज ऑफ द इवेंट है। सिमिलरली अगर प्रोमोटर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी ने एक जेवी बनाई है और इन कनेक्शन ऑफ जेवी उन सिक्योरिटीज का कोई चार्ज लियन क्रिएट हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में? इन कनेक्शन ऑफ जेवी, तो उस केस में भी आपको एंट्री करनी है विद इन 15 डेज ऑफ दिस इवेंट। तो यहां पे भी आपको 7 डेज नहीं लर्न करना, यहां पे आपको 15 डेज लर्न करना है। सो काइंड ऑफ दिस सेज कि 15 डेज इज एन एक्सेप्शन टू दैट 7 डेज टाइम लिमिट। ये बहुत ही टिपिकल आईसीए का क्वेश्चन आता है, ये एक बार आया हुआ है पेपर में, तो आपको दोबारा आया तो आपको ये चीज लिख के आनी है। अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, आपको ये पता है ना कि ईजीएम दो तरीके से रखवाई जा सकती है, एक बाय द बोर्ड और एक बाय द रिक्विजिशनिस्ट। रिक्विजिशनिस्ट कब रखवाएंगे? जब बोर्ड फेल कर जाएगा। आई होप यू हैव द प्रोसीजर क्लियर इन योर माइंड। ईजीएम जब बोर्ड रखवाएगा तो वो कहां रखवाएगा? एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। इसका एक एक्सेप्शन है, क्या? अगर एक होल्ली ओन सब्सिडरी है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ सब्सिडरी नहीं बोल रहा, होल्ली ओन सब्सिडरी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, उसकी ईजीएम कहीं पे भी इन द वर्ल्ड रखवाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि उसको इंडिया में ही रखवाना हो। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, एजीएम और ईजीएम के रिस्पेक्ट में एक समरी दिखा रहा हूं। वीडियो को आप सिमिलरली जैसे मैंने पहले दिखाया था, आप उसको पॉज करोगे और एक बार फटाफट से सिर्फ रीड कर लोगे, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन है एजीएम का, ईजीएम बाय द बोर्ड का और ईजीएम बाय द रिक्विजिशनिस्ट का। तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। नोट करना है तो आप नोट भी कर लेना, और इसका फोटो मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं पहले, ये लो, ये मेरे अभी नए वाले बुक का ही पार्ट है। तो उसके अंदर ये देखो, जैसे बच्चा क्या कह रहा है कि सर वी आर गेटिंग कंफ्यूज, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग, एजीएम, EGM by the board and EGM by the requisitionist. Can we please summarize the basic provision? तो ये आपके सामने समरी है, ये बेसिस है, मतलब क्राइटेरिया, ये AGM है, ये EGM by the board है और ये EGM by the requisition है। तो जो भी सारा कुछ था AGM EGM के बारे में आपके सामने समराइज्ड है। आप प्लीज वीडियो को यहीं पे पॉज करोगे, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करोगे, इस चीज को अच्छे से रीड करोगे। अगर इसका मैंने एक फोटो टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है, नोटिंग करनी है तो आप नोटिंग भी कर सकते हो। ठीक, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली यूजफुल। ये नई बुक में सारी चीजें ऐसी मैंने समरीज के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रखी है। आगे बढ़ते सर, चलो, कॉन्डोनेशन ऑफ शॉर्टर जनरल मीटिंग नोटिस। प्लीज अंडरस्टैंड कि जनरल मीटिंग आप शॉर्टर नोटिस भेज सकते हो, लेकिन कंसेंट लेके भेज सकते हो। आपने शॉर्टर भेजने के बाद में कॉन्डोनेशन कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई प्रोविजन कंपनीज एक्ट में नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बच्चों को कंफ्यूजन आता है इस वाले में, और आईसीए का ये सवाल भी आ रखा है। शॉर्टर नोटिस भेजना पॉसिबल है प्रोवाइडेड यू टेक द एडिक्वेट कंसेंट्स। 95% वो वाला सारा जो ऊपर हमने इस वाले अभी वाले वीडियो में भी हमने उसको रिवाइज किया था। लेकिन अगर मैंने कोई कंसेंट नहीं लिया और शॉर्टर नोटिस भेज दी, क्या बाद में जाके कॉन्डोनेशन किया जा सकता है? आंसर इज नो। कंपनीज एक्ट में कॉन्डोनेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। क्लियर? मेंबर जब एक प्रॉक्सी को अपॉइंट करता है एंड लेट से दोनों के दोनों वोट कर देते हैं, तो किसका वोट कंसीडर करना है? अगेन आईसीए का सवाल था, मेंबर का कंसीडर करना है, बट ऑब्वियस है ये प्रॉक्सी का हमें कंसिडर नहीं करना है वोट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। दो जगह आते हैं, आपको याद होगा, सेक्शन नंबर 112 एंड सेक्शन नंबर 113। 112 में क्या आता है? बॉडी कॉर्पोरेट किसी को अपॉइंट करता है। 113 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। मेरा सवाल है कि क्या वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कोरम में आएंगे क्या? आंसर इज यस। क्या वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस। उनको यही माना जाएगा कि वो पर्सनली प्रेजेंट है। क्लियर है बात? चलो, रिमोट ई वोटिंग का क्लोजर कब होता है? एक दिन पहले, मतलब जनरल मीटिंग लेट से 26 अक्टूबर को है, तो रिमोट ई वोटिंग का क्लोजर होगा 25 अक्टूबर 5 PM।
और मैंने रिवीजन वाले में इसका रेफरेंस दिखाया था, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मेरे पास एज अ शेयर होल्डर एक नोटिस आया था रिमोट वोटिंग का। क्लियर? आगे, टू और मोर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट एक सिंगल रेजोल्यूशन के साथ किया जा सकता है क्या? मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, बिकॉज अगेन दिस वाज अ आईसीआई क्वेश्चन जहां पे गलतियां होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर टाइम बचाने के लिए हम एक ही रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं और उसके अंदर 2 या मोर देन 2 डायरेक्टर्स को एक ही रेजोल्यूशन में अपॉइंट कर देंगे, इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो। और उसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं क्योंकि रट्टा मारना थोड़ा मुश्किल रहेगा। 30 सेकंड्स लूंगा, लॉजिक सुन लो। मैं एज अ मेंबर, लेट से उस रेजोल्यूशन में मिस्टर ए और मिस्टर बी को अपॉइंट करना है। मैं एज अ मेंबर मिस्टर ए को यस बोलना चाहता हूं, मिस्टर बी को नो बोलना चाहता हूं। कैसे बोलूंगा? क्योंकि आप तो सिंगल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, हेंस इट इज नॉट अलाउड। इसका रेफरेंस का आता है कंपनीज एक्ट में सेक्शन 162, नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। बट आईसी ने आपसे ये चीज पूछी थी। सर इस मैटर को छोड़ के अगर मैं कोई सिंगल रेजोल्यूशन पास करना चाहता हूं 2, 3, 4 मैटर का, तो वो मैं कर सकता हूं, प्रोवाइडेड एवरीवन यूनानिमसली एग्रीज, एवरी मेंबर एग्रीज फॉर इट। क्लियर है? तो सिर्फ ये अलाउड नहीं है, क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर्स बाय सिंगल रेजोल्यूशन नॉट अलाउड। आगे बढ़ते हैं, ये मे 18 में आपका सवाल आया हुआ था। चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं जरा, डिविडेंड के ऊपर। देखो डिविडेंड में ना कई कबार वर्ड्स जो है ना आप गलत यूज करते हो। जब भी आप रेकमेंड वर्ड यूज करोगे तो ध्यान रखना, रिकमेंडेशन इज डन बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड डिक्लेरेशन इज डन बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऐसा पॉसिबल है क्या कि डायरेक्टर्स ने 10% रेकमेंड किया, मेंबर्स ने 8% जो है वो डिक्लेयर किया? आंसर इज यस। उल्टा पॉसिबल है क्या कि रेकमेंड 8% हुआ और डिक्लेयर 10% हुआ? आंसर इज नो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, एक सेंटेंस है, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ कंपनी बट दे कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। आई होप यू आर एबल टू गेट मी। बोनस शेयर्स कैन बी इशूड बाय कंपनी बट दे कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड की लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए आप बोनस नहीं इशू कर सकते। दैट इज नॉट अलाउड। व्हाई? सेक्शन 127 उसको प्रोहिबिट करता है। 127 में पेमेंट के रिस्पेक्ट में, और 124 में भी हमने पेमेंट के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ा है कि सर कैश में पेमेंट करना है, डिविडेंड वारंट्स आप पे कर सकते हो, कैश पे करना है, आप ऐसे इधर उधर से कोई सेट ऑफ नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 8 में 2 जगह इंटरेस्ट रेट्स आते हैं और कभी कभार इधर उधर हो जाते हैं, तो प्लीज सुन लो। हमने 2 इंटरेस्ट रेट पढ़े, 12% और 18% पर एनम। दोनों जगह पर एनम लगाना मत भूलना। 12% का आता है व्हेन देयर इज अ डिले इन ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू उड़ा, मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट, याद है आपको। और 18% कब आता है? सेक्शन नंबर 127, सिंपल इंटरेस्ट 18% लगता है अगर आपने 30 दिन में पेमेंट नहीं करी। तो 12 और 18 को प्लीज कंफ्यूज मत करना, कभी कभार प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सेक्शन नंबर 127 में डिविडेंड पेमेंट में एक बात लिखी गई है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोस्टिंग ऑफ डिविडेंड वारंट। सो द क्वेश्चन में अराइज एंड क्वेश्चन में आस्क यू कि मेंबर को वो डिविडेंड वारंट नहीं मिला 30 दिन में, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कंपनीज पार्ट अंडर सेक्शन 127 इज पोस्टिंग ऑफ डिविडेंड वारंट। द पॉइंट टू बी, द स्ट्रेस इज ऑन द वर्ड पोस्टिंग। रिसीट नॉन रिसीट इज इररेलेवेंट। कंपनी ने अपना पोस्टिंग कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, कोई डिफॉल्ट नहीं है। मिला नहीं मिला वो मेंबर की हेडेक है, लॉ में कोई गलती नहीं है अगर मैंने पोस्टिंग कर दिया विद इन 30 डेज। क्लियर है? एक और चीज का ध्यान रखना, वन ऑफ द एक्सेप्शंस जिसके अंदर कंपनी का डिफॉल्ट नहीं होगा, क्या लिखा हुआ था कि अगर किसी मेंबर ने आके स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी है कि सॉरी फॉर एग्जांपल आप मेरे फ्रेंड को पे कर देना ये जो डिविडेंड है, और ये रहा उसका अकाउंट नंबर और ये रहा उसके बेनिफिशियरी डिटेल्स। सपोज अकाउंट नंबर गलत था, सो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस वर गिवन बाय द मेंबर बट दे कुड नॉट बी फुलफिल्ड। तो क्या इस केस में कंपनी की गलती है? आंसर इज नो। प्रोवाइडेड कंपनी को ये चीज उसको नोटिफाई करनी है कि भाई सुन, तूने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मैंने कोशिश करी बट वो पूरे नहीं हो पाए। सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट कंपनी का डिफॉल्ट ना आए और कंपनी के ऊपर पेनल प्रोविजंस ना अट्रैक्ट हो। ठीक है? तो डायरेक्शंस पूरा ना होना एक बात है, लेकिन उस चीज को कम्युनिकेट करना कि भाई सुन, तेरे डायरेक्शंस पूरे नहीं हो पाए, हमने कोशिश करी, ये दूसरी बात है। तो ये दोनों चीजें आपके पेपर में आनी चाहिए और केस के अंदर आनी चाहिए टू अवॉइड पेनल प्रोविजंस ऑन अ कंपनी। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 128 में 120 चैप्टर 9 और 10 में इतने पॉइंट्स नहीं है क्योंकि बहुत प्रोसीजरल चैप्टर्स है, बट फिर भी सुन लो 2-3 बातें जो मुझे डाउट्स आए हुए थे। सेक्शन 128 में आपको बुक्स भी मेंटेन करने हैं और आपको वाउचर्स भी मेंटेन करने हैं। आपको आईसीए का एक सवाल आया था छोटा सा। दूसरी चीज का एक ध्यान रखना, सीएसआर कमेटी बनाते हैं हम, सेक्शन नंबर 135, वो सब आपको पता है, अच्छे से पता है। 135 की सीएसआर कमेटी में एक बात लिखी गई है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी के 2 डायरेक्टर है तो उस केस में सीएसआर कमेटी में 2 ही डायरेक्टर रहेंगे, मतलब 2 ही मेंबर रहेंगे। इसका गलती होने के चांस क्या है? आपको हो सकता है ऐसा दिया हो कि प्राइवेट कंपनी में 6 डायरेक्टर है, लेकिन स्टिल दिमाग में आता है कि नहीं, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स ऑन इट सीएसआर कमिटी। नो, law does not say private company will have 2 directors in its CSR committee, or we can say 2 members in its CSR committee. Law says that if a private company has 2 directors on board, तो genuinely board of directors पे ही 2 जने हैं, तो CSR कमेटी में 3 की जगह 2 चलेगा। लेकिन आपके 3 या 4 या उससे ज्यादा है तो आपको 3 लोग बिठाने अपनी CSR कमेटी में, ये गलती मत करना। इसका लिंक होता है बेसिकली 149 से, जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वहां पे
लिखा गया है कि अ प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, इसीलिए ये प्रोविजन यहां डाला गया है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स ही रहते हैं, तो वहां पे दिक्कत नहीं आती, तीनों के तीनों जो है वो सीएसआर कमेटी में बन जाएंगे। सेक्शन नंबर 137 टॉक्स अबाउट फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसका मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बना रखा है। देखो, फाइलिंग के रिस्पेक्ट में सबसे पहले डिपेंड करेगा कि आपकी एजीएम हुई या नहीं हुई। अगर एजीएम नहीं हुई देन स्टिल यू नीड टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द आरओसी अलोंग विद द रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम। कब तक? विद इन 30 डेज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम व्हिच विल इवेंचुअली टर्न आउट टू बी 30th सितंबर। अगर आपकी एजीएम हुई तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको सर्कमस्टांस देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हुए या नहीं हुए। अडॉप्ट कौन करता है? मेंबर। अप्रूव कौन करता है? डायरेक्टर्स। तो आपकी एजीएम तो हुई है। अब अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो गए तो नॉर्मल है, विद इन 30 डेज आप फाइल कर देना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट नहीं हुए, क्या मुझे कोई फाइलिंग करनी है? आंसर इज यस। आपको अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने हैं along with the reasons, along with the situation कि मेरा ये जो है अभी अडॉप्ट नहीं हुए, और इस चीज का जो स्टेटस है रजिस्टर के रिकॉर्ड्स में प्रोविजनल माना जाएगा। प्रोविजनल मतलब नॉट फाइनल। तो सर फाइनल कब होएगा? जब आपकी मीटिंग एडजर्न होएगी, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट कर लोगे, उसके विद इन 30 डेज आप जो है दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल कर लेना। ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से रहेंगे? एडॉप्टेड। क्लियर है बात? और वो आने के बाद फिर जो है वो रजिस्टर उसको फाइनल रिकॉर्ड मान लेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि चाहे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट ना हो, चाहे आपकी एजीएम ना हुई हो, आपको फाइलिंग तो आरओसी के साथ करनी ही पड़ती है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट एक ऑडिट एंड ऑडिटर में बात समझते हैं। सेक्शन 141(3) में हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। उसमें 2 क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स मैंने देखी है। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर डी में बोला गया है द पर्सन, मतलब जो ऑडिटर बनना चाहता है या उसका रिलेटिव या पार्टनर, इज होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कैश और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। तो इसके अंदर ध्यान रखना, एक एग्जेम्पशन अलाउ करी गई है रिलेटिव को किस चीज के बारे में? ही कैन होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी। इन द कंपनी मतलब मेन कंपनी की बात हो रही है। एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग या फिर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग में अभी भी मना किया हुआ है रिलेटिव को। बस रिलेटिव को अलाउ किया है कि भाई तू उस कंपनी में होल्ड कर ले। कितना? फेस वैल्यू 1 लाख। मार्केट वैल्यू आपको दी जाएगी, कंफ्यूज करने के लिए इग्नोर कर देना। फेस वैल्यू 1 लाख तक आप होल्ड कर सकते हो। किसके अंदर? कंपनी के अंदर। और अगर ये 1 लाख की आपका लिमिट एक्सीड मार गया तो आपके पास, मतलब ऑडिटर के पास 60 डेज है करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। लेकिन ये 60 डेज वाली बात कब लगेगी? जब ओरिजिनली जो है वो ऑडिटर जो है वो क्वालिफाइड था, अपॉइंटमेंट हुआ, काम स्टार्ट हुआ और बाद में रिलेटिव ने कुछ एडिशनल शेयर्स परचेज कर लिए। अगर जिस दिन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी उसी दिन 1 लाख से ज्यादा है तो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड है, ये करेक्टिव एक्शन की बात नहीं आएगी। प्लीज अंडरस्टैंड, करेक्टिव एक्शन की बात तभी आएगी जब ऑडिटर वैलिडली अपॉइंट हुआ है, ये वाली लिमिट पूरी हुई थी और बाद में जाके बीच में मे बी द रिलेटिव बॉट सम शेयर्स एंड द लिमिट गॉट एक्सीडेड, ब्रीच हो गया 1 लाख वाली लिमिट का। क्लियर? दूसरी चीज ध्यान रखना, जो ऑडिटर है या जो पार्टनर है वो 1 रुपए का भी होल्डिंग नहीं रख सकता। एग्जेम्पशन सिर्फ रिलेटिव को दी हुई है। रिलेटिव सेक्शन 2 क्लॉज 77। रिलेटिव में स्टेप डॉटर नहीं आती है। मैं जितने पॉइंट्स हो सकते लिंक करा के चल रहा हूं। प्लीज अंडरस्टैंड कि द पर्सन जो ऑडिटर बनने वाला है वो 1 रुपए का भी होल्डिंग नहीं रख सकता, इंटरेस्ट सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर सकता इन द कंपनी और इट्स एफिलिएट्स। क्लियर? 141(3)(e जो हम बात करते हैं बिजनेस रिलेशनशिप की, मतलब कमर्शियल रिलेशन, उसके अंदर जो कैश कवर्ड है जैसे कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, उसके साथ साथ एक और कवर किया गया जो सिर्फ और सिर्फ क्लॉज नंबर ई में ही कवर करा गया है। क्या? सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट। ये कहीं और कवर नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, फ्रॉड रिलेटेड क्वेश्चन में एक लाइन लिखना मत भूलना, द ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट द मैटर ऑफ फ्रॉड एप्रोप्रिएटली इन द कारो रिपोर्ट एज वेल। कारो डिटेल में आपके लॉ का पार्ट नहीं है, मे बी ऑडिट का पार्ट है, तो यहाँ पे भावुक मत हो जाना, डोंट गेट एक्साइटेड, डोंट कोट द कारो प्रोविजंस, बट ये लाइन लेके आ जाना क्योंकि आपके आईसीआई के सॉल्यूशंस पे भी ये लाइन दे रखी है। ओके, ऑडिटर रिमूवल। ऑडिटर रिमूवल का एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है। स्पेशल नोटिस लगता है, आपको ये बात तो याद होगी, सेक्शन 115 हम चैप्टर 7 में करते हैं। 115 स्पेशल नोटिस 1% और 5 लाख, याद है ना, 1% वोटिंग पावर और 5 लाख उतनी होल्डिंग होनी चाहिए, तो वो स्पेशल नोटिस आएगी। उसके बाद एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होएगा। बोर्ड रेजोल्यूशन अगर पास हुआ तो विद इन 30 डेज आपको आरडी से अप्रूवल लेना है विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर रिमूवल बाय फाइलिंग फॉर्म एडीटी 2। अगर आपके पास आरडी का अप्रूवल आया देन विद इन 60 डेज आपको जनरल मीटिंग रखवानी है और उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है। क्लियर? ऑब्वियसली आरडी के ऊपर हम कोई टाइम लिमिट नहीं लगा रहे, हम टाइम लिमिट किसके ऊपर लगा रहे हैं कि बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद आप आरडी को एप्लीकेशन कब फाइल करोगे, दैट इज विद इन 30 डेज, और अगर आरडी का अप्रूवल आया तो जनरल मीटिंग कब तक रखवाओगे, विद इन 60 डेज।
ये था मेरा ऑडिटर रिमूवल का फ्लो चार्ट और इसी के साथ हमारे पॉइंट्स खत्म होते हैं। सर लेकिन आपने 100 पॉइंट्स बोले थे। देखो 86 के वो एक्चुअली मैंने आगे बनाए थे, कुछ कुछ मैंने जो है वो ऊपर क्लब कर दिए थे, एरो बना के जो जो सेम सेम टॉपिक के लग रहे थे उसको मैंने क्लब कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको 3-4 समरी चार्ट्स दिखाए थे, राइट। तो मोटा मोटा मिला के हमने 100 से ज्यादा ही कवर किए पॉइंट्स, ठीक है। एज सच ये नंबरिंग 86 पे रुकी है, बट हमने 100 से ज्यादा ही पॉइंट कवर किए क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम का रिस्ट्रिक्शन था। मोटा मोटा हमने कितना लिया, 1 घंटा लिया आपसे, क्लियर। तो प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है ये, इसको 2 बार देखना। आई एम श्योर आपको बहुत सारे पॉइंट्स होता है ना, जैसे वी आर जस्ट टाइटनिंग द कंसेप्ट्स, वी आर जस्ट टाइटनिंग द कंसेप्ट, हम स्क्रू टाइट कर रहे हैं कि हाँ ये कंसेप्ट था, हाँ ये भूलने वाली बात थी, ये लिमिट भूलने वाली बात है, ये भूलने वाली बात है, ऐसा करके हमने इसके अंदर कवर किया है, क्लियर। सो डोंट एक्सपेक्ट, आई होप यू डिडंट एक्सपेक्ट कि हम कोई भी टॉपिक को A to Z रिवाइज करेंगे, वो इसका एम नहीं था। ओके, सो आई होप दिस वाज यूजफुल। और अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है, डोंट वरी। एंड उसके बाद मिलेंगे, कुछ और लगा तो मैं जरूर अपलोड करूंगा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।